नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSC 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र की। इस सब्जेक्ट की बात करें तो यह सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो है भारतीय संविधान के बारे में आप जो है विस्तार से जान पाएंगे। इस सब्जेक्ट की बात करें तो अभी तक हमने जो है अध्याय 5 तक जो है वो पढ़ लिया है। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के बारे में, और आज हम जिस मेन टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है इकाई 6 मौलिक कर्तव्य। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान का ड्राफ्ट जिन्होंने तैयार किया था, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने काफ़ी सोच समझकर और भविष्य को ध्यान में रखकर, ठीक है, भविष्य के बातों को ध्यान में रखकर जो है संविधान का निर्माण किया था। हमें जो मूल अधिकार दिए गए, यानी हमारा जो अधिकार है जो हम सरकार से ले सकते हैं, अगर हमारे अधिकार का हनन हो तो उसके खिलाफ हम जो है कोर्ट या न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य भी है, हमें तो अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, जो सरकार को हमें देना होगा, लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य भी है सरकार के प्रति और हमारे इस मातृभूमि, इस देश के प्रति। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। थोड़ा सा प्रस्तावना में हम डालेंगे नजर। मौलिक कर्तव्य एक ऐसी धारणा है जो किसी व्यक्ति के अंदर कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध एवं उत्प्रेरक करती है। यह उस व्यक्ति के अंदर नैतिक दायित्व की भावना पैदा करती है। कर्तव्य का अर्थ होता है जिम्मेदारी, यानी मौलिक कर्तव्य ऐसा कर्तव्य, ऐसा जिम्मेदारी, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो आपको करना ही पड़ेगा, उसे कहते हैं मौलिक। मतलब वो सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार मूल अधिकार जो है वो आपको सरकार को देना ही होगा, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य वो आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका नैतिक कर्तव्य है। आपको खुद में ही एहसास होना चाहिए और खुद में यह समझना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है। अब मान लीजिए कि रोज हम खाना खाते हैं, तो क्या कोई आपको सिखाता है कि क्या क्या आपको खाना खाना होगा? नहीं, वो हमारा जो है वो ऑटोमेटिक, हमें भूख लगता है, हम खाना खाते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हमें कोई सिखाता नहीं, वो हमें नैतिक, हमें एहसास होना चाहिए कि नहीं भाई, देश हमें बहुत कुछ देता है, हम भी इन्हें देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। यानी देश हमें देता है क्या? अधिकार। तो हमें भी इस देश को अधिकार के इसमें क्या देना है? बदले में अपने कर्तव्य को देना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रवेश। तो हम कुछ यहाँ पे हिस्ट्री को देखेंगे कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो कैसे आया। आरंभ में संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 33 में कुछ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था। इस अनुच्छेद के अनुसार, यानी 33, सैनिक बलों एवं पुलिस को अनुशासन का पालन करना जरूरी था और उन्हें अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना भी आवश्यक था। देखिए, जब भी हम सेना की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे डिसिप्लिन काफ़ी मेंटेन की जाती है। इंडियन पुलिस की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आर्मी की। तो आर्मी में अगर आप कोई रूल तोड़ते हैं तो आपको कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। आई बात समझ में? आपको आर्मी से निकाला भी जा सकता है। यानी आर्मी में डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और आर्मी में जब आप जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि आपको अपना कर्तव्य का पालन करना होगा, ठीक है। देखिए, अब संविधान के 42वें एवं 86वें संशोधन जो हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पढ़ा है, 42वें एवं 86वें संशोधन के तहत संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। अब जो भी जो है मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं और यूनिट 5 को अच्छे से पढ़ा है, देखा है, वे कमेंट में इसका आंसर दे दीजिए कि संविधान का जो 42वां संशोधन किया गया था संविधान में, वो कब किया गया था, कितना साल में किया गया था, उसको आप कमेंट में मेंशन कर दे। अगर आपका सही जवाब होगा तो मैं उसे जो है लाइक कर दूंगा, ठीक है। तो जो मूल कर्तव्य है उसे 42वें और 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में आया था। संविधान में एक अलग से भाग जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद शामिल थे, यानी एक्स्ट्रा कुछ अनुच्छेद को जोड़ दिया गया जब संविधान को लिखा गया या बनाया गया, ठीक है,
50 में, तो उस टाइम जो है ना, उस टाइम मौलिक कर्तव्य नाम का कोई वस्तु था ही नहीं, इसे 1976 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तक पारित किया गया था। इस संविधान के इस संशोधन के अनुसार सभी व्यक्तियों को कुछ मौलिक कर्तव्य का पालन करना आवश्यक था। माने कोई भी हो, सेना हो, मनुष्य हो, इंसान हो, कोई भी, आप इस देश के नागरिक हैं, आप मनुष्य हैं, आपको कुछ कर्तव्यों का पालन करना होगा, एनी हाउ करना ही होगा। अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने सभी बच्चों जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में थी, उनके अभिभावकों को उन्हें शिक्षा प्रदान कराने का मौलिक कर्तव्य किया। अगर इस संशोधन ने ही बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। इन संशोधनों के कारण यानी 42वां और 86वां हमारे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 29(1) में सार्वभौम मानव अधिकारों के समतुल्य पाया गया। 42वें एवं 86वें संविधान संशोधन के पारित होने के पश्चात भारत के नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। अब वो जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो क्या क्या है, आइए जान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है, संविधान का सम्मान करें तथा इसके आदर्श एवं संस्थाओं का सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श विचारों का अनुसरण करें। यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जब हमारी स्वतंत्र संघर्ष की गाथाएं चल रही थी, उन गाथाओं को याद करना, उनका सम्मान करना। ऐसा नहीं कि हमने भगत सिंह का अपमान कर दिया, महात्मा गांधी का अपमान कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी हम देश तोड़ने की बात नहीं करेंगे। आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU दिल्ली में जो कन्हैया कुमार, उमर खालिद, साहिला रशीद ऐसे लोगों ने जो अपना मतलब कि देश को तोड़ने का जो बात किया था, ठीक है, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी। नंबर 4 है, देश की रक्षा करें तथा जब आवश्यकता हो तब देश की सेवा करने के लिए सदैव क्या रहें, तत्पर रहें। अगर मान लीजिए जैसे कि इजराइल में हमले हुए, ठीक है, तो इजराइल के नागरिकों ने क्या किया, हथियार उठा लिए। यानी आपका ये कर्तव्य है कि जब भी देश पे आंच आए आपको अपने देश की रक्षा करना है। नंबर 5 है, भारत की जनता के बीच भाईचारा बनाए रखें तथा सभी धर्मों का सम्मान करें। यानी अगर आप हिंदू हैं तो आप दूसरे किसी भी धर्म का उपहास नहीं करेंगे। आप मुसलमान हैं तब भी आप किसी दूसरे धर्म का उपहास नहीं करेंगे। एक 2-3 व्यक्ति हैं, हिंदू में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, कि जो कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं और इससे देश का माहौल ख़राब होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी धर्मों में ऐसे लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो उल्टा पुल्टा नाम लेते हैं सभी का, मतलब कुछ भी बोल देते हैं और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगता है। तो ऐसे जो भाषण हैं, ऐसे चीज़ें हैं, ना करें। किसी भी धर्म का अपमान ना करें। आपसी सद्भाव बनाए रखें तथा कभी भी धर्म, भाषा, क्षेत्र एवं समुदाय के नाम पर भेदभाव न करें। हमेशा महिलाओं का आदर एवं सम्मान करें। नंबर 6, हमारी बहुमूल्य संस्कृति एवं विरासत को संजोए रखें तथा इसकी कीमत को पहचानें। नंबर 7, हमारे प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण की रक्षा करें, जैसे जंगल, झील, नदियाँ तथा वन्य जीवन की रक्षा करें एवं सभी प्रकार के जंगली जीवों की रक्षा करें। देखिए ये जो नंबर 7 है, नंबर 7 वाले पॉइंट का जो इस पॉइंट की रक्षा स्वयं सरकार ही नहीं करता, ठीक है। झारखंड में 70,000 पेड़ काट दिए गए सरकार द्वारा, लेकिन लगाए कितने गए, सिर्फ 7,000। तो सरकार ही जो है ना अपने नियमों का पालन नहीं कर रही है और सरकार कह रही है कि पब्लिक को कि आप नियम का पालन करो। नंबर 8 है, वैज्ञानिक सोच, मानवीयता तथा अपने अंदर चेतना का विकास करें। यानी हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, इसका विकास करना होगा आपको, ठीक है। और वैज्ञानिक सोच यानी लगातार आपको अपने देश के प्रगति के बारे में सोचना होगा कि हम कुछ ऐसा नया करें, कुछ ऐसा नया आविष्कार करें कि देश को उससे लाभ हो। आपने देखा होगा IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, ठीक है, ये जितने भी IIT है, इस कॉलेज में जो लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, वे कुछ ना कुछ इन्वेंट करने को मतलब कि प्रयास करते हैं कि हम कुछ नया बनाएं, हम कुछ नया करें, ठीक है। तो ऐसा सोच आपके अंदर होना चाहिए। नंबर 9 है, हमेशा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा न करें। किसी भी प्रकार का आप हिंसा न करें, ठीक है। और जो सरकार की संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसका आप बिल्कुल रक्षा करें। नंबर 10 है, हमेशा उच्च विचार रखें जिससे कि हमारा राष्ट्र सदैव ऊंचे स्तर तक पहुंचे और राष्ट्रीय उन्नति को प्राप्त कर सके।
नंबर 11 है, जो भी अभिभावक एवं संरक्षक हो यानी आपका गार्जियन, वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें यानी पढ़ाएं एवं शिक्षा के अवसर प्रदान करें। विशेषकर 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य है। आई बात समझ में? यानी ये जो 1 से लेकर 11 तक आप मैंने पढ़ा, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। इन्हें आपको पालन करना होगा इनका, ठीक है। इनका पालन करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आके आपको नहीं बोलेंगे कि आपको ऐसा करना होगा, या आपके मुख्यमंत्री आके नहीं बोलेंगे कि आपको ऐसा करना होगा, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी विशेषता पर, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है, मौलिक कर्तव्य सामाजिक एवं नैतिक दोनों ही प्रकृति के हैं। यानी ये सामाजिक भी है, यानी समाज के लिए भी आपको करना है, और नैतिक खुद के लिए भी आपको करना है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप समाज का भी भला करते हैं और खुद का भी भला करते हैं। अगर आप हिंसा नहीं करते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करते हैं, तो ये आप सामाजिक काम करते हैं, ठीक है। चलिए, ये भारतीय जीवन शैली पर अधिक बल देते हैं, विशेषकर भारतीय संस्कृति की रक्षा एवं उसके सम्मान की बात करते हैं। ये प्रावधान विदेशी लोगों पर लागू नहीं होते, केवल भारत के नागरिकों को ही इन संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना होगा। यानी पाकिस्तान में बैठा कोई व्यक्ति अगर हमारे राष्ट्रगान का अपमान करे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर रहने वाले भारत के नागरिक को ही जो है वो क्या मतलब वो कर सकता है, उसे पालन करना होगा। चलिए आगे है, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों में बहुत अंतर है। अधिकार का मतलब होता है कि जो संविधान से आपको मिलता है, और कर्तव्य का मतलब ये होता है कि जो कर्तव्य आप करके देते हैं किसको? सरकार को, संविधान को और देश को। यह गैर न्यायोचित एवं गैर परिवर्तनीय है। यानी यह क्या है? यह न्यायोचित नहीं है, यह परिवर्तनीय नहीं है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने रिपोर्ट दिया कि हमें कुछ सुधार करना है, हमें कुछ चीज़ों को संविधान में क्या करना है, जोड़ना है, तब जाकर जो है 42वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। स्वर्ण सिंह समिति का गठन इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में किया था। सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने संविधान में एक अलग भाग जोड़ने की सिफारिश की, जिसका संबंध मौलिक कर्तव्यों से था। इस समिति के सिफारिश के आधार पर ही सरकार ने संविधान के कुछ मौलिक परिवर्तन किए और हमें क्या मिला? 42वां संविधान संशोधन मिला। यह संशोधन 3 जनवरी 1969 से लागू किया गया था। मतलब बना तो 1976 में ही था, लेकिन लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1979 में लागू हुआ, 79, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के नागरिकों के लिए 8 प्रकार के कर्तव्यों का सुझाव दिया, जिसे संविधान में शामिल किया गया। ये 8 प्रकार के कर्तव्य आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। देखिए हमारे संविधान में तो 11 हैं, लेकिन स्वर्ण सिंह ने कितने दिए थे? 8 दिए थे। 3 को बाद में अलग से सरकार ने जोड़ा, ठीक है। तो 8 कर्तव्य क्या क्या है देखिए। पहला है संविधान एवं कानून की रक्षा एवं उनकी पालन करना। नंबर 2 है राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना एवं ऐसे कार्य करना जिसे कि देश की एकता एवं अखंडता मजबूत हो सके। तीसरा है संविधान में उल्लेखित जनतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना, यानी जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं आपको उसका सम्मान करना होगा, और ऐसे कार्य नहीं करना जिससे कि इसके सम्मान और सत्ता को ठेस पहुंचे। यानी आप कभी विदेश जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं, तो ऐसा कार्य बिल्कुल न करें, ठीक है। यानी भारत का अपमान नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा करना एवं जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, यानी सरकार कभी भी आपको बोले कि देश के लिए कुछ करने के लिए तो आप तुरंत तैयार रहें। यहाँ तक कि सैनिक सेवा के लिए भी हर एक नागरिक को तैयार रहने के लिए कहा गया है। नंबर 5 है सांप्रदायिकता को किसी भी रूप में सहन नहीं करना, यानी अगर आप किसी भी धर्म का अपमान करते हैं, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ टिप्पणी देते हैं, तो आपका बिल्कुल जो है आपको वो क्या टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आपको सहन नहीं किया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छठा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में राज्य की सहायता करना और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, ताकि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय लोगों को मिल सके।
सातवां है हिंसा की निंदा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा ऐसे कार्य न करना जिससे कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे। मतलब कि हम ऐसा नहीं कि हम कोई सरकारी स्कूल है, रेलवे है, उसकी तोड़फोड़ कर दें। अभी इंडिया में एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि कहीं भी कुछ आंदोलन होता है तो लोग जो हैं किसी खास समुदाय के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग हैं, ठीक है, जो सिर्फ हिंसा करते हैं, यानी कुछ हिंसक लोग हैं, तो हिंसक लोग क्या करते हैं, रेलवे की पटरी उखाड़ देते हैं, सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ कर देते हैं। अब आपको याद होगा किसान आंदोलन में दिल्ली में जो किसान है, किसानों के नाम पर जो खालिस्तान के समर्थक थे, आतंकवादी थे, खालिस्तानी आतंकवादी हिंसक लोग, ठीक है, वे लोग लाल किले पे चढ़ गए थे, काफ़ी तोड़फोड़ भी उन्होंने किया था और लाल किले पे चढ़ के उन्होंने खालिस्तान के झंडे को लगा दिया था। तो इन सभी चीज़ों को बिल्कुल ना करें, ये सभी सहन नहीं किया जाएगा। और आठवां है कानून के अनुसार कर अदा करना, यानी आपको कानून के दायरे में रहकर और कानूनी रूप से जो है आपको टैक्स जो है वो जमा करना होगा, गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना होगा। अब अगर आप मूल कर्तव्यों को पढ़ें तो मूल कर्तव्यों में जो ये टैक्स जमा करने वाली बात है यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। यानी सरकार ने स्वर्ण सिंह ने तो इतनी सारी जो है वो सिफारिशें की, कर्तव्य दिए, लेकिन सभी को शामिल बिल्कुल नहीं किया गया। ये जो कानून के अनुसार टैक्स अदा करने वाला है, इसको क्या किया गया, शामिल नहीं किया गया। मैं तो कहता हूँ किसी भी शामिल कर देना ही चाहिए था, ठीक है, इसे शामिल कर देते तो क्या होता, क्योंकि हम जो टैक्स पे करते हैं उसी से हमारा देश क्या होता है, वो चलता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मौलिक कर्तव्यों का गैर न्यायसंगत होना, यानी मौलिक कर्तव्यों को क्यों गैर न्यायसंगत कहा गया है। देखिए, एक होता है न्यायसंगत का अर्थ होता है कि न्यायालय के पास जाना, या जब न्यायालय उसे मान्यता देती है तो न्यायालय उन्हीं चीज़ों को मान्यता देती है जो मतलब कि योग्य हैं, यानी उसका अवहेलना होने पर न्यायालय आपको दंडित कर सकती है। लेकिन ये जो मूल कर्तव्य है, देखिए मूल अधिकार जो है वो न्यायसंगत है, क्योंकि मूल अधिकारों के हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन मूल कर्तव्य जो है वो न्यायसंगत नहीं है, वो गैर न्यायसंगत है, क्योंकि अगर मूल कर्तव्य को आप मानने से इनकार करते हैं तो न्यायालय आपको दंडित नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कर्तव्य हैं, ठीक है, जिनका पालन आपको करना होगा। अगर आप उसकी पालन नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया भी जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, और आपका यह कर्तव्य है कि आप देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को आपको बनाकर रखना है। आप अगर किसी भी तरीके से, ठीक है, देश को तोड़ने की बात करेंगे या दुश्मन देश के साथ मिलकर इस देश के खिलाफ, यानी अपने देश के खिलाफ कोई गतिरोध करेंगे, कोई ऐसा कुकृत्य करेंगे जिससे हमारे इस देश के सम्मान को, ठीक है, अखंडता को, एकता को चोट पहुंचे, तो उस कंडीशन पे अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको सज़ा मिल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। गैर न्यायसंगत तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने देश के खिलाफ कुछ भी बोल दिया और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। आप देश को तोड़ने की बात करेंगे या दुश्मन देश के साथ मिलकर इस देश में कोई बम ब्लास्ट का प्लानिंग करेंगे, इस देश को तोड़ने की बात कहेंगे या करेंगे, ठीक है, या फिर आतंकवादी कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। तो ये हो गया मौलिक कर्तव्यों का गैर न्यायसंगत होना। अब मान लीजिए कि कोई पिताजी है, कोई पापा है, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास पैसे पढ़ाने के लिए नहीं है, तो आप उसे मतलब फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपको पढ़ाना ही होगा। हाँ, आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मतलब कि इसके पास पैसे नहीं है, इनको शैक्षिक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाए, ठीक है, इन्हें जो है सरकार से आर्थिक मदद दी जाए, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें दंडित नहीं कर सकते। अब आगे आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मौलिक कर्तव्यों का महत्व। तो मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है? महत्व यही है कि अगर कोई भी देश से मान लीजिए भारत ही है, तो भारत के नागरिकों को अगर अपने मौलिक कर्तव्यों की पहचान होगी, उनको अगर उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में परिचय करवाया जाएगा या बताया जाएगा, तो जो उनकी जो जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है, वो जो देश के लिए काम करेंगे उसको और मजबूती से करेंगे। उनको एहसास होगा कि नहीं, अब मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करके खुद को विकास करने में लगाता है तो उसके विकास से उसके देश का विकास होगा। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो है वो
अपने लिए एक कार बनाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक से, बैटरी से चलने वाली कार। तो अगर वो लड़का, वो जो स्टूडेंट है, वो एक कार को बना लेता है तो इससे फ़ायदा किसको होगा? उसको भी होगा और उसके देश को भी होगा। आई बात समझ में? यानी उसके बनाए गए फार्मूले की जो कार है, ठीक है, वो फार्मूला फिर इंडियन सरकार उससे लेगी। आई बात समझ में? और इंडियन सरकार फिर उससे कार बनाएगी तो फ़ायदा किसको हुआ? देश को हुआ। तो काफ़ी महत्व है। अगर आपको ये बात पता चल जाए, आपको आपके कर्तव्य का एहसास हो जाए कि मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना है, तो इससे क्या होगा? इससे हम जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, सभी सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे, सभी अच्छे से एक साथ मिलजुल कर रह पाएंगे। तो जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, उसका यही महत्व है कि वो हमें अच्छे से जीना सिखाती है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाती है, और हमें अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए वो हमें क्या करती है? जोर देती है। तो यही हुआ किसका महत्व? मौलिक कर्तव्य का महत्व। तो इसी के साथ आपका यह यूनिट होता है ख़त्म, ठीक है। मूल कर्तव्य का यह चैप्टर अगर आपको आसानी से समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उस पर भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। कमेंट में आप अपना सवाल लिखकर जरूर भेजें, उसका जवाब जो है हम आपको बिल्कुल देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, जाते जाते आपको बताते चले कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए, चाहे वो PDF फॉर्म में हो या फिर हैंड रिटन, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन करें। आपको जो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट है वो आपके घर तक बाय पोस्ट ऑफिस 3 से 4 दिनों के अंदर में भेज दिया जाएगा। और आपको PDF चाहिए तो PDF का जो है आपको असाइनमेंट वो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर में आपके फ़ोन पर भेज दिया जाएगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक अच्छा नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है आप एग्ज़ाम में पास कर सके। हमारे नोट्स में क्या क्या रहता है ये सुन लीजिए। हमारे नोट्स में हम प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट को जोड़ते हैं, इस साल के असाइनमेंट का क्वेश्चन उसमें हम ऐड करते हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको जो है उसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो हमारे नोट्स को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।